अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, सिंध और केपीके में क्लास 10th में चैप्टर 3 में मौजूद है, जो कि बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के नाम से है। इन वीडियोस को देखने के बाद आप कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स और इसकी वजह से एग्रीकल्चर में होने वाले फायदे और प्लांट डिजीजेस के कंट्रोल के बारे में समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन किस तरह से होती है, किस चीज से में वो मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की कि क्रोमोसोम्स हैं क्या। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमें पता है कि वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और उनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आपको क्रोमोसोम्स की जो है शक्ल दिखाई गई है, उसकी पिक्चर दिखाई गई है। अब ये जो क्रोमोसोम ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? तो इनके अंदर जो है इनकी कंपोजिशन में दो चीजें जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं मेनली ज्यादातर। फर्स्ट जो है वो है डीएनए। डीएनए जो है वो 40% होता है और सेकंड जो है वो प्रोटीन होती है और प्रोटीन जो है वो 60% है। अब अगर हम इसकी बात करें कि डीएनए जो है, डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है ये लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या मतलब है कि इस तरह से चेन्स बनी होती हैं, इस तरह से ये चेन होती है, लेकिन ये एक नहीं होती बल्कि इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड चेन है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पॉली मीन्स मैनी और न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये इसका बेसिक यूनिट है। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और यही जो बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, ये बार बार रिपीट होता है इस स्ट्रक्चर में और ये क्या बना देता है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होती है। अब अगर हम बात करें कि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो कि डीएनए बना रहा है, इसमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना होगा? तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसमें 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो क्या कहलाती है? वो डीएनए कहलाती है। अब अगर हम सेकेंड चीज की बात करें जो इसकी कंपोजिशन में शामिल है, तो जो दूसरी चीज है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसकी कंपोजिशन में जो है क्या चीज शामिल होती है? इसमें कार्बन भी मौजूद होती है, नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद होती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो क्रोमोसोम है जिसका हमने कहा था कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनकी अगर हम लेंथ देखना चाहें, सिर्फ समझने के लिए देखना चाहें कि इनकी लेंथ कितनी होगी, तो इनकी लेंथ जो है वो इतनी होती है जितनी अगर हम 280 प्रिंटेड बुक्स रख लें, यानी कि 280 किताबें लें और हर एक बुक के अंदर अगर 1000 पेजेस हों और वो भरे हुए हों, लिखे हुए, प्रिंटेड हों, तो जितना वो उसका साइज बनता है उतना क्रोमोसोम के जो साइज होता है वो होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं, सेल कितना छोटा है जो कि हम देख नहीं सकते, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो कितनी बड़ी चीज जो है वो इतनी छोटी सी चीज के अंदर जो है वो मौजूद है जो कि हम आम आंख से देख नहीं सकते। अब अगर हम इस क्रोमोसोम को देखें अनवाइंड करके, यानी कि खोल के देखें कि ये हमें किस तरह से नजर आएगा, तो उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक डायग्राम रख लेते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है
और ये जो इसका पार्ट है इसको हमने बड़ा करके देखा है, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धागे की तरह की चीजें लग रही हैं। अब ये वाली जो चीज है इसको हमने अनवाइंड कर दिया है। अनवाइंड का मतलब है इसको हमने खोल दिया है। जब हमने इसको खोला है और जब हमने इसको अनवाइंड किया है तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है कि ये किस चीज से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ पे जब इसकी मैक्सिमम अनवाइंडिंग हो गई है यानी कि मैक्सिमम ये खुल गया है, तो तब हमने देखा है कि ये इस किस्म के रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, ये डीएनए बना रहे हैं, सॉरी ये क्रोमोसोम बना रहे हैं जो कि थ्रेड लाइक है। अब ये जो रिपीटिंग यूनिट है अगर आप इसे देखें तो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ये वो यूनिट है जो आपस में मिल रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो क्या है, ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और ये जो न्यूक्लियोसोम है अगर हम इसकी बात करें कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ये किस चीज से मिलके बना होता है, तो ये न्यूक्लियोसोम जो है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। और दो चीजें जो इसके अंदर शामिल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बने होते हैं, ये डीएनए डुप्लेक्स बना रहे होते हैं। यानी कि इसी तरीके के डीएनए का ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसे डुप्लेक्स कहा जाता है, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और ये जो अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर और क्या है, तो ये जो पर्पल कलर की सर्कल वाली चीजें दिखाई गई हैं ये क्या है, ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो है इसका एक खास नाम है जिसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इनके इर्द गिर्द ये आप देख सकते हैं कि ये डुप्लेक्स मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोटीन जो है वो अलग कर दी गई है। और जो इसके साथ ये जो इसका डीएनए डुप्लेक्स था जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ था, और एक जो ये वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है डीएनए डुप्लेक्स ये हमने अलग कर दिया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये प्रोटीन है और ये वाला जो है ये डीएनए है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये क्रोमोसोम बना रहे हैं। अब यही जो न्यूक्लियोसोम है अगर हम इसी की स्ट्रक्चर जो है वो और देख लें कि वो हमें और करीब से किस तरह से नजर आता है, तो यहाँ पे ये जो आप अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं ये न्यूक्लियोसोम की डायग्राम है। और इस न्यूक्लियोसोम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो रेड कलर का है, ये इसके अंदर प्रोटीन है और प्रोटीन का जो नाम है वो हिस्टोन प्रोटीन है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है जो कि इस क्रोमोसोम की कंपोजिशन में शामिल होती हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती हैं, क्योंकि जो जितने भी प्रोटीन हैं अगर हम उनके बेसिक यूनिट की बात करें कि वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, तो वो मिलकर बने होती हैं अमाइनो एसिड से। यानी कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, उनमें से जो दो मेन टाइप्स जो हिस्टोन प्रोटीन बनाती हैं वो कौन सी हैं, वो है आर्जिनिन और लाइसिन। और ये आर्जिनिन और लाइसिन जो है इनके ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होती है। लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये बाकी प्रोटीन से मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ इसलिए होती हैं क्योंकि जो बाकी प्रोटीन होती हैं, अदर जो प्रोटीन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि उनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन सिर्फ जो हिस्टोन प्रोटीन है ये ऐसी प्रोटीन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उनके अंदर जो अमाइनो एसिड है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से इनके ऊपर भी ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और अगर आप इनका नंबर देखें तो ये जो है इनका नंबर 8 होता है। यहाँ पे आपको फ्रंट पे जो है ये 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे देखें तो बैक पे भी इसी किस्म के सर्कल मौजूद हैं। अगर हम उन्हें जो है यहाँ पे डॉट लगा के सिर्फ जाहिर कर लें तो एक डॉट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये है और फोर्थ जो है वो ये है। अब 4 ये डॉट्स हो गए और 4 जो है ये सामने आपको नजर आ रहे हैं। तो ये 8 क्लस्टर्स की सूरत में मौजूद होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। और न्यूक्लियोसोम में सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन शामिल नहीं है, बल्कि आप ये देख सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है ये डीएनए मौजूद है, और ये डीएनए जो है ये रैप करता है, रैप हुआ होता है इन हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द। और ये क्या करती हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एज अ मैग्नेट एक्ट करती हैं और ये किसको क्वाइल करी होती हैं, जो डीएनए जो है ये क्वाइल हुआ होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए शामिल है 200 न्यूक्लियोटाइड्स का और 8 हिस्टोन प्रोटीन है, ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और यही न्यूक्लियोसोम जो है ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है अगर हम इसके रीजन्स की बात करें, क्योंकि ये आपने इस किस्म का जो स्ट्रक्चर ऊपर देखा था क्रोमोसोम का, इसमें हमने इसके पार्ट देखे थे कि ये जो है ये इसकी आर्म्स होती हैं जिन्हें क्रोमेटिड कहा जाता है, और ये बीच में इनके सेंट्रोमियर मौजूद होता है। लेकिन जो क्रोमोसोम है उसके रीजन्स होते हैं, यानी कि उसके हिस्से होते हैं। अब जो क्रोमोसोम के रीजन है अगर हम उनकी बात करें तो क्रोमोसोम में 2 हिस्से मौजूद होते हैं, और वो 2 हिस्से कौन से हैं, एक जो है उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब हेट्रोक्रोमेटिन यहाँ पे आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है ये हेट्रोक्रोमेटिन है।
और ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये सबसे ज्यादा हाईली कंडेंस पोर्शन होता है। वैसे तो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक होता है और वो थ्रेड्स आपस में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, लेकिन उस क्रोमोसोम में भी ये वाला जो पार्ट होता है ऑरेंज, जिसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, ये सबसे ज्यादा कंडेंस होता है। और ये इसकी ये जो कंडेंसेशन होती है ये परमानेंटली कंडेंस होता है। परमानेंटली कंडेंस होने का मतलब है कि ये ओपन नहीं हो सकता, और जब ये ओपन नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता, यानी कि इसके ऊपर क्या चीजें मौजूद हैं, किस किस्म के खसूसियात होंगी इसके अंदर, ये हम नहीं देख सकते। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हमें कभी पता नहीं चल सकता। अब जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे अगर आप देखें, जो हमें लाइट पर्पल कलर का नजर आ रहा है, ये जो इसका रीजन है क्रोमोसोम का, इसे कहा जाता है यू क्रोमेटिन। और ये जो यू क्रोमेटिन है जो बाकी रिमेनिंग क्रोमोसोम का पार्ट होता है उसको कहा जाता है यू क्रोमेटिन। यानी कि बाकी पार्ट में आपने सेंट्रोमियर जो है वो भी इसी पार्ट में आता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है अगर आप देखें सेंट्रोमियर जो है, सॉरी सेंट्रोमियर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं करना है। बाकी ये जो क्रोमेटिड्स हैं इसका अगर आप पार्ट देखें तो ये जो पर्पल वाला है ये क्या है, ये यू क्रोमेटिन है। अब ये जो अगर हम इसकी बात करें यू क्रोमेटिन की, तो ये इस हेट्रोक्रोमेटिन के मुकाबले में इतना ज्यादा कंडेंस नहीं होता, और ये सिर्फ कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें ये ज्यादा कंडेंस होता है। और वो स्टेज कौन सी होती है, जब सेल डिवाइड करता है, यानी कि जब सेल ने 1 से 2 होना होता है, तो उस टाइम पे ये वाला जो पार्ट होता है यू क्रोमेटिन वाला वो ज्यादा कंडेंस होता है। अदरवाइज जब सेल डिवाइडिंग फेज में ना हो, यानी कि डिवीजन उसके अंदर ना हो, तो तब ये इसकी ओपन कन्फिग्रेशन होती है। ओपन कन्फिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि ये एक्सप्रेस्ड हो सकता है। और एक्सप्रेशन कैसे होता है कि इसके ऊपर जो जीन्स होती हैं, जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, जो कि किसी न किसी ट्रेट को, किसी न किसी खसूसियत को कंट्रोल कर रही होती हैं कि कलर क्या होगा, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, वो जीन्स कंट्रोल करती हैं। और क्योंकि ये ओपन कन्फिग्रेशन में होता है तो इसकी जो जीन्स होती हैं वो एक्सप्रेस्ड होती हैं। और ये जो दोनों इसके फेजेस हैं कि ये हेट्रोक्रोमेटिन है और यू क्रोमेटिन है, ये जो यू क्रोमेटिन है ये तब हमें पता चलता है जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है। इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम है उसकी हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो हमें उसका ये वाला जो यू क्रोमेटिन वाला पोर्शन होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब डिवाइडिंग स्टेज होगी तब हमें रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होंगे, समझ आएंगे। वरना अगर डिवाइडिंग स्टेज ना हो तब हमें ये जो 2 रीजन्स हैं इतना ज्यादा ये अंडरस्टैंड हम इन्हें नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, ये तो था कि किस तरह से कंपोजिशन है क्रोमोसोम्स की, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉटसन क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए है हमारी बॉडी का विरासती मादा है, यानी कि हमारे जो जिस्म में विरासती मादा है उसे डीएनए कहा जाता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से हमें उसकी शक्ल नजर आती है। अब ये जो इस किस्म की इसकी शक्ल है ये किसने बताई थी हमें? सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन और क्रीक। उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था और इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो किस तरह से बना होता है। अब हम अगर इसकी बनावट देख लें तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये आपको 2 पिंक स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं। एक ये स्ट्रैंड जा रहा है और दूसरा ये दूसरा स्ट्रैंड जा रहा है। अब ये जो स्ट्रैंड है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि 2 पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं वो हेलिक्स की शक्ल में मौजूद हैं। ये जो शक्ल होती है इसे हेलिक्स कहते हैं। और पोली न्यूक्लियोटाइड इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये पोली न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? उसके अंदर शुगर मौजूद होती है, फॉस्फेट मौजूद होती है, सेकेंड और थर्ड जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। अब ये जो शुगर और फॉस्फेट है इनमें से ये बाहर पिंक वाली स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, इसलिए ये आउटसाइड होती हैं, और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अंदर की तरफ मौजूद होती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये ब्लू सा, ये क्या है? ये इसके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और ये 4 किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं एडेनिन, जिसको कैपिटल ए से जाहिर किया गया है।
टी जो है वो थायमीन को शो कर रहा है, जी जो है वो ग्वानिन को, और सी जो है वो साइटोसिन को। और ये किस तरह से मौजूद होते हैं, अगर यहाँ पे इस साइड पे ए मौजूद होगा तो दूसरी साइड पे टी मौजूद होगा, यानी कि ए जो है वो हमेशा टी के साथ अपना पेयर बनाएगा और जी जो है वो हमेशा सी के साथ अपना पेयर बनाएगा। और पेयर कैसे बनाएगा, ये जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो बेसेस हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं। अब अगर हम इनको करीब से देखें कि अंदर हमें किस तरह से ये नजर आएंगे, तो ये वाली डायग्राम हम अपने सामने रख लेते हैं। इस डायग्राम में ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये शुगर है और इसके साथ ये क्या है, ये फॉस्फेट है, और ये कहाँ है, ये आउटसाइड है, यानी कि बाहर की तरफ है दोनों तरफ। ये एक हेलिक्स के पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब इन दोनों की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो यहाँ पे अंदर की तरफ मौजूद हैं। अब ए और टी की तरफ अगर आप देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ ये दो लाइंस हैं, यानी कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। और जो जी और सी हैं उसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये जो जी और सी वाली नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये क्या है, ये इसका डायमीटर दिखाया गया है। डायमीटर क्या होता है, जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का एरिया होता है जिसमें ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स आते हैं डीएनए के और हेलिक्स बनाते हैं, इस पूरे को डायमीटर कहते हैं। और ये हाफ 1 नैनोमीटर है, और जब इसमें ये वाला पार्ट भी डालेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नैनोमीटर, यानी कि इसका डायमीटर जो कितना होता है 2 नैनोमीटर होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है और इससे अगले वाला जो सेट है नाइट्रोजनस बेस का, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस जो है उसे कहा गया है 3.4 नैनोमीटर। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये पूरा एक स्पाइरल टर्न का जो है वो डिस्टेंस बताया, यानी कि यहाँ से ये टर्न शुरू हो रहा है और ये स्पाइरल टर्न जो है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। और ये जो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे टर्न, यहाँ से लेके इधर तक का डिस्टेंस जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है अगर आप इसमें देखें तो इसमें ग्रूव्स बने होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ग्रूव्स मौजूद हैं, और इनमें एक को कहा जाता है कि ये माइनर ग्रूव है और दूसरे को कहा जाता है कि ये मेजर ग्रूव है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव जो है वो क्यों कहा जाता है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। सबसे पहले जो हम डायग्राम लेकर आते हैं उसमें हम माइनर ग्रूव का देख लेते हैं। माइनर ग्रूव के अंदर अगर हम बॉन्डिंग देखें तो वो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनर ग्रूव के अंदर कौन सी बेसिस हैं, उनके अंदर जो बेसिस हैं वो है ए यानी कि एडेनिन, और टी जो है वो थायमीन, यानी कि इसके अंदर जो बेसिस होती हैं वो एडेनिन और थायमीन होती हैं। और माइनर यानी कि छोटा इसे इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिस एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती हैं। करीब इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर दो बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या है, इस ग्रूव के अंदर छोटी बेसिस आएंगी यानी कि कम बॉन्ड्स वाली। अब अगर हम मेजर ग्रूव की बात करें तो मेजर ग्रूव में क्या होता है, मेजर ग्रूव के अंदर जो है वो दो किस्म की बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है, अलग किस्म की। और वो कौन सी होती है, उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है नाइट्रोजनस बेस जी और सी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन मौजूद हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये बेस पेयर्स, इनके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसकी वजह से जो दूसरी बेस पेयर आती है, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड मौजूद होंगे तो दूसरी बेस पेयर आएगी वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे होगी। इस डिस्टेंस की वजह से होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये मेजर ग्रूव है। इस तरह से जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये दो किस्म के ग्रूव जो है वो हमें हर टर्न में नजर आते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये जो डीएनए है ये रोटेट भी कर सकता है, और रोटेट किस तरह से कर सकता है कि पूरा जिस तरह से एक सर्कल घूमता है, सर्कल किस तरह से होता है अगर हम उसका देखें तो वो इस तरह से राउंडेड सा जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी कि यहाँ से अगर ये शुरू करेगा तो पूरा ये रोटेट करके यहाँ पे दोबारा इस पॉइंट पे आएगा, यानी कि पूरा 360 डिग्री जो है वो इसकी रोटेशन होती है। और इसकी वजह से डीएनए जो है वो रोटेट करता है। लेकिन रोटेट करने का हरगिज मतलब नहीं है कि ये इसके अंदर से जो इसका बॉन्ड है या जो इसकी सीक्वेंस होता है कि यहाँ पे ए है, या यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे ए होगा और फिर नीचे अगर यहाँ पे जी होगा फिर सी होगा, तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल उसी तरह रहता है।
रोटेशन से ये सीक्वेंस जो है ये खराब नहीं होता। ये क्या है, ये पूरा जो इस किस्म की जो सिमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है और जो बॉन्ड्स हैं, ये मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, जो कि हमारे विरासती मादा है और हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। ये तो था वॉटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में, जो कि आज हमने स्टडी किया है।